सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही शानदार तरीके से तीन चार हमारी जो न्यूज़ है आपकी प्री और मेंस के एग्जाम में काम आ सकती है। विशेषकर जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूज़पेपर से किस प्रकार के आते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं और साइंस और टेक के कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपकी हमेशा कई बार शिकायत रहती है कि मैं केवल इन्वायरमेंट के टॉपिक को अच्छे से कवर कराता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आपकी इस वीडियो से देखना आपकी इन समस्याओं का समाधान होगा। जो भी चीज़ मुझे लगती है कि हाँ यहाँ से प्री में क्वेश्चन आएगा, मेंस में आएगा, उनको मैं सबको शामिल करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये हो रहा है कि वीडियो भी डेली नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा अभी वर्कलोड है, कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल से या परसों से मैं डेली वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन चाहिए, तभी डेली आ पाएगा। क्योंकि साथ में हमने अभी क्या किया, 10 ईयर का जो ये लॉन्च किया, आप ये देखो कितना अच्छा लॉन्च हुआ, इसमें टाइम लगता है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अपने चैनल पे लगभग 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। और उनकी डिमांड है कि सर आप केवल हिंदी मीडियम के बारे में सोचते हो, इंग्लिश वालों का भी कुछ सोचो। तो इतना मोटिवेशन काफ़ी होता है, ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो प्यार से। तो मैं खुद इसमें लग गया हूँ काम में, और काफ़ी टाइम मेरा ऐसा होता है कि इसमें जा रहा है, इसलिए डेली द हिंदू नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी जारी। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने नहीं देखी जो ज़रूर जाके देखो, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करो। आगे बढ़ते हैं। जो अपनी पहली न्यूज़ क्या है, जैसे अभी क्या हुआ है कि आरबीआई की आपने देखा होगा कई बार मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि क्या उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या जो मंदी है उसको कैसे दूर करना है। तो उसको लेकर चीज़ें हमारे एग्जाम में आती है। प्री एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है कि महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, जैसे आपने कई बार रेपो रेट पढ़ी है, बैंक रेट पढ़ी है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ी है, तो यहाँ से यूपीएससी में हज़ारों क्वेश्चन आए हैं। मतलब यदि 25 साल का ट्रेंड देखें तो कितने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। यदि इकोनॉमी में यदि प्राथमिकता रखूँ, सबसे ऊपर रखूँ, कि आपको जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या जो भी चीज़ें कर रहे हो इकोनॉमी, तो सबसे पहले प्राथमिकता रखना कि आरबीआई की जो ये पॉलिसीज है ना, या बैंक रेट है, उनको ऊपर रखना। तो इसमें क्या बताया गया है कि भी हाल ही में क्या हुआ, रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी जो बैठक हुई थी, और उसमें क्या हुआ, जो बेंचमार्क उधार दर है, ठीक है, इसमें किसको माना जाता है, रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होती है, जिस पर क्या होता है, जो अन्य जो बैंक है, ठीक है, आरबीआई से उधार लेते हैं जिस रेट पर, और अल्पकालीन उधार लेते हैं, ठीक है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट के आधार पर ही जब रेपो रेट को घटाया बढ़ाया जाता है, तो अन्य जो बैंक रेट है उनको भी इसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, इनको फिक्स करके इनके हिसाब से। तो इसमें क्या कुछ 25 पॉइंटों को इसमें बढ़ाया गया। देखो सिंपल सी बात है, यदि आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है तो क्या होगा, जो अन्य बैंक है इनसे उधार ले रहे हैं तो उनका क्या होगा, एक तरह से लोन उनके महंगे हो जाएंगे। जब बैंकों के लोन महंगे होंगे, जब ग्राहक हम उपभोक्ता हैं बैंकों से किसी भी चीज़ का लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो या अन्य चीज़ लेते हैं, तो क्या होता है, ये महंगे हो जाते हैं। तो लोग क्या करेंगे, फिर लोन कम लेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आगे जाके क्या होगा, जब सस्ता होगा तब देखेंगे। आपको जैसे कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो आप ये सोचो कि अभी यार बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, मैं 2-4 महीने बाद में देखता हूँ जब सस्ता हो जाएगा। तो ये होता है कि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए बैंक दरों में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टूल होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अभी जैसे इन्फ्लेशन की अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आरबीआई ने ये डिसाइड कर रखा है कि इन्फ्लेशन को जैसे 4% से ऊपर, मतलब 2 ± यानी लगभग ये मान के चल सकते हो कि 6% से यदि ऊपर जाने लगती है, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को इन जो आपकी जितनी भी दर है उनको घटाती बढ़ाती रहती है। तो इनको आप देख सकते हो, ये सिंपल सी एक बात है। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था कि मुद्रास्फीति को अभी स्थिर रखना है, और मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को क्या करना है, कंट्रोल में लेने के लिए आरबीआई की ये क्या है, ये कार्रवाई हम कह सकते हैं इसको। और इन कार्रवाई को अलग अलग चीज़ें कहा जाता है, अलग अलग कहा जाता है। जैसे हम इनका ट्रेंड देखें तो ये आप ग्राफ में देख सकते हो कि आरबीआई ने जैसे फरवरी 2018 में हमारी रेट क्या चल रही थी, अभी 2023 में ये रेट क्या चल रही है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे देखना, जो जैसे यहाँ पे रेपो रेट देखो, यहाँ पे लगभग 2018 में यहाँ पे इतना था, बीच में कम हुआ, क्योंकि आपने ये देखा होगा ना कि 2020-21 में तो क्या हुआ, एक तरह से मंदी चल रही थी ज़्यादा। और अभी ये कहाँ पे रेपो रेट यहाँ पे है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। और जैसे इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है हाल ही में, तो आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि यार मौद्रिक नीति समिति क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये क्या डिसाइड करती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये 2016 में ऐसा हुआ था कि आरबीआई की जो अधिनियम है 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत इसको 6 सदस्यीय इसका सदस्य समिति का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, एक एक्ट के तहत मतलब इसको बनाया गया है। कभी कभी जब फैक्ट आएंगे ना ऐसे आएंगे कि इसको कैसे बनाया गया है।
और इसमें मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य क्या होता है? मुख्य रूप से लक्ष्य ये होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है और मंदी जब होती है तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे ऐसे कौन से टूल लाने हैं। वही बात है कि जब मंदी होगी तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा, इकोनॉमी थम जाएगा, तो आरबीआई क्या करेगा, जितने भी बैंक रेट है उनको एक तरह से कम कर देगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में एक तरह से जो हमारी इकोनॉमी है वो चल जाएगी। सिंपल सी बात है, इतना आराम से समझो इसको, है ना। और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए एक तरह से बाध्यकारी होता है, और इसकी हम कह सकते हैं कि इसका जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। और इसके अलावा इनके मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर, अन्य सदस्य डिप्टी गवर्नर या और कौन होते हैं? केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक बैंक अधिकारी, और 3 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इनके क्या हो गए? 6 सदस्य हो गए, ये ध्यान में रखना है आपको। और मुख्य उद्देश्य क्या है? वो टारगेट कर रखा है इन्होंने कि यदि इससे ज़्यादा जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, टूल अपनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरी आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे अपनी जानकारी लेना। और जैसे यदि हम इन पॉलिसीज़ की बात करें तो कई जगह ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। सिंपल सा ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जैसे एक होता है उनकी, जब आरबीआई कहता है कि हमने ये पॉलिसी अपनाई है, जैसे अकोमोडेटिव या उदार पॉलिसी हम कह सकते हैं, जब भी ऐसा प्री में आ सकता है। प्री में कैसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे हाल ही में आरबीआई ने भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में या मंदी को दूर करने के लिए ये स्टांस अपनाया है, ये नीति अपनाई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें एक क्या है? एकोमोडेटिव या उदार जो नीति क्या है? इसका मतलब क्या है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार करने हेतु निर्णय लेता है, ठीक है। मुद्रा का प्रसार, देखो मुद्रा की आपूर्ति करा है, इसका मतलब मंदी को एक तरह से दूर करने की कोशिश करा है। तो इसमें क्या होगा? लोन सस्ते होंगे, बैंक रेट जो होगी कम होगी, ठीक है। और इस नीति में जो साफ लिखा है कि ब्याज दरों में कटौती करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गिना सकता हूँ कि इन दिनों में, मतलब 4-5 सालों में कम से कम ऐसे 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे इसी रेंज के हैं, इसी टाइप के हैं, बहुत सिंपल। और बच्चे गलत करके आते हैं इनको, पता नहीं क्यों, क्योंकि बेसिक जो इकोनॉमी है, जो न्यूज़पेपर में चलती है, उनको सही से समझते नहीं है। तो इसको जानना कि ये पॉलिसी कौन सी है, ठीक है, कौन इस आगे ध्यान रखते हैं। और इसमें जैसे एक होता है न्यूट्रल, तटस्थ इसको बोलेंगे, कि इसमें ज़्यादा होता है कि इसको घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कैसी कंडीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होगा? तटस्थ रूप से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक या तो दर में कटौती कर सकता है या बढ़ा सकता है। उसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मंदी भी रहती है, मुद्रास्फीति रहती है, एक साथ रहती है, तो उसमें ध्यान रखना है। और एक होता है हॉकिस, ये हॉकिस शायद मुझे याद आ रहा है कि एक बार पूछा जा चुका है ना। हॉकिस जो पॉलिसी है, इसमें क्या होता है? इसमें संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? मुद्रास्फीति को कम करना है। तो अभी जो कल निर्णय लिया है ना, जो अभी पॉइंट उसमें बढ़ोतरी की है 25 बेसिस पॉइंट, तो इसका मतलब आरबीआई क्या कर रहा है? हॉकिस पॉलिसी को अपना रहा है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एक तरह से टाइट मनी पॉलिसी भी कह सकते हैं, ठीक है। कठोर कह सकते हैं, कठोर कदम कह सकते हैं इसको। इसका मकसद क्या होगा कि जो भी क्रय शक्ति होगी, या हम कह सकते हैं जो अतिरिक्त तरलता होती है, उसको सोखने का ऐसा प्रयास किया जाएगा। और इसमें क्या करेगा? जो केंद्रीय बैंक है, मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए, इस तरह की मांग को कम करने के लिए क्या करेगा? ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, ठीक है। जैसे बैंक रेट की बात करेंगे, एक तो बैंक रेट होती है, आपने देखा होगा कई बार, एक होता है रेपो रेट होती है, ठीक है। रेपो रेट में इसमें बढ़ोतरी कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी पॉलिसी है। और एक होती है कौन सी? कैलिब्रेटेड नीति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इनको लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कैलिब्रेटेड नीति का मतलब क्या होता है? मौजूदा दर चक्र के दौरान रेपो रेट में कटौती तालिका से बाहर, मतलब हालांकि दरों में वृद्धि कैलिब्रेटेड तरीके से होगी, मतलब एक कुछ सोच समझ कर उन्होंने तरीका अपनाया जाएगा कि किस हिसाब से हमें बैठक में निर्णय लेना है, ठीक है। इसका मतलब केंद्रीय बैंक हर नीति बैठक के दौरान दर में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन समग्र नीति के रूप, इसमें ये देखा जाता है कि समग्र दृष्टिकोण क्या है, कि अभी महंगाई ज़्यादा है या मंदी ज़्यादा है, उनको देखकर एक डिसीजन लिया जाता है, मतलब कैलकुलेट चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। 4 चीज़ें आप ध्यान में रखना। और क्वेश्चन कैसा आया है पहले देखते हैं। देखो, हाल ही में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति, प्रसारवादी एक्सपेन कह सकते हैं इसको, नीति अपना रहा है, अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? बहुत ही सिंपल है, मतलब प्रसार करा, टाइट तो नहीं करा ना, प्रसार मतलब छूट दे रहा है एक तरह से खुला, यानी इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मंदी का है मामला बनता है। और आरबीआई, इसमें क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें तो मुद्रा का प्रसार करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है, तो ब्याज दरों में क्या करना है? कटौती करनी है। तो कटौती करने वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। और आरबीआई टाइट नहीं करना है, इसमें क्या क्या नहीं करेगा वो देखना है। तो क्या करें कि वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उससे अनुकूलित करना, ठीक है। तो करेगा, अनुपात कहीं यदि घटता है तो लोग मतलब फायदा होता है। एक है सीमांत स्थायी सुधा दर को बढ़ाना,
ठीक है, दर को बढ़ाना, तो ये उसमें आता है। तो इसके चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कब करते हैं, जब टाइट मनी पॉलिसी होती है। तो अपना आंसर नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, घटाएंगे, घटाना है। इस पर भी एक दर रेपो रेट को घटाना है, तो घटाने वाला मामला तो सही है, पॉजिटिव है। तो क्या नहीं करेगा, आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल देखो, बिल्कुल दो आंसर है इसका बी। देखो ऐसे ही सिंपल होता है कि मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके सामने आर्टिकल पढ़ा या चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन करने की स्टाइल आपकी ये होनी चाहिए कि एक तो फोकस रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ऐसे अंडरलाइन कर लेना। मैं एग्जाम में इसको कर लेता हूँ, देखते हैं कि हाँ यहाँ फंस सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल ऐसा है कि हमें क्या करना है, जैसे आरबीआई की दो चीज़ों को याद रखो। एक तो टाइट होता है, टाइट मनी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। एक होता है कि जब मंदी होती है तो आरबीआई क्या करेगा, एक तरह से प्रसारवादी नीति अपनाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेगी, जितने भी बैंक रेट वगैरह हैं इनमें कमी की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसको देखकर अंडरलाइन कर लेना कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, ठीक है। हमने अभी पढ़कर आए ऊपर, ये आरबीआई की मानक बेंचमार्क दरों का निर्धारण करती है, यही आर्टिकल में था, ये न्यूज में था, करती है भाई, सही बात है। ये 12 सदस्य है, तो हमारा कट गया मामला, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, 6 सदस्य है। और केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता में अभी हमने क्या पढ़ा, आरबीआई गवर्नर। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ठीक है, आंसर निकल के आया ए। यही तो मामला है ना, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो इसको भी दो, जहाँ जहाँ दो थे वैसे काट सकते थे हम इसको, है ना, जहाँ जहाँ दो थे, क्योंकि 12 सदस्य निकाय नहीं है, हम पढ़ के आए कि 6 सदस्य हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको काट सकते थे। और ये तो हमने पढ़ा कि बेंचमार्क दरों का निर्धारण, अभी मौद्रिक नीति संबंधी बैठक हुई थी आरबीआई की, तो हमने ये देखा। और ये इसमें हम श्योर थे कि केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता इसका नहीं करता है, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ गया ए, ऐसे ही करना है, ये तरीका होना चाहिए। तो ये इन वीडियो में क्या होता है कि आप ना केवल ये सीख रहे हो कि न्यूज़पेपर में क्या आता है, कैसे आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती है, बहुत सारे एस्पिरेंट न्यूज़पेपर को ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। लोग 2-4 घंटे उसमें बर्बाद करते हैं, जबकि तरीका आप ये देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, और मैं खुद भी आपके साथ एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे लिए इतना ही काम का है जितना मैंने 3 दिन की न्यूज़पेपर निकाला है। देखो कितना मुश्किल से मैं 3 दिन का न्यूज़पेपर आपको आधे घंटे में पढ़ा देता हूँ, इतना ही काम का है। बाकी फिर और ज़रूरत पड़ेगी कि और हमें कंटेंट चाहिए वैलिडेशन के लिए, तो मंथली मैगजीन आप सब लोग फॉलो ही करते हो कोई नहीं कोई, तो आप कुल मिला के आपका काम बन जाता है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको 4-5 करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है या 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ने, वो फिर आप डिसाइड करना है। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूँ, निर्णय आपको लेना, मैं थोपूंगा नहीं अपना निर्णय, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये टॉपिक कितना सिंपल टॉपिक था, ऊपर पढ़ गया है, कितने क्वेश्चन आए, ये तो मैं केवल एग्जाम्पल के लिए 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक बड़ी रेंज, और ऐसे ही क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें, ठीक है। तो देखो मौद्रिक नीति के कौन से घटक हैं, एक तो हमने देखा बहुत सारे, अभी देखो बैंक रेट है, अभी हमने बात की थी पढ़ते समय, ठीक है। मौद्रिक नीति की बात करें, एक जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, ये भी आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, उनको खरीदना और बेचने का काम करता है, ये भी एक मौद्रिक नीति का टूल है। तो 2 पर हम श्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे एक नहीं था तो उसको वैसे काट दो, ये तरीका होता है करने का कि एक में आप श्योर थे, एक नहीं है, तो आप हो गए, दूसरे में भी आप श्योर हो गए, यानी जहाँ पे 1 और 2 है। अब देखो कितना आसान तरीका, केवल एकमात्र स्टेटमेंट में क्या 1 और 2 है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। आप आंसर भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको जैसे ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरा फोकस कभी भी आंसर नहीं होता है, मेरा फोकस होता है आपको समझाने पर, इतना मतलब फोकस नहीं होता कि मैं आंसर देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि सब जानता हूँ। तो ये याद रखना, तरीका ये रखना, तो मुझे नहीं लगता गलतियाँ आप ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है, एक सही रास्ते पर चल पाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इकोनॉमी का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट थी, है ना, और मुझे लगता है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ काफ़ी हद तक, ठीक है। हालांकि इकोनॉमी मेरा भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कई सारी चीज़ें समझ में आने लग गई, ठीक है। तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सपर्ट हमें नहीं बनना, पीएचडी स्कॉलर हमें नहीं बनना, हमें एग्जाम निकालनी है कि समझ में आ रहा है। यदि आप टॉपिक पढ़ के समझ के यदि क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो आप कामयाब हो, ठीक है। मैं तो इतना जानता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये अच्छा आर्टिकल है कि ये कहाँ काम आएगा आपके, एक तो जीएस 3 में काम आएगा। जीएस 3 में निवेश इन्वेस्टमेंट की बात बहुत ज़्यादा आती है कि हमें अपनी देश की इकोनॉमी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा खासा निवेश चाहिए। कई बार आपने पढ़ा होगा कि सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा होता है, कई बार कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च होता है, कई बार हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारी चीज़ों को चलाने के लिए, तो हमें चाहिए निवेश, सरकार को चाहिए अच्छा खासा निवेश। तो सरकार क्या करिए, कुछ सिस्टमेटिक टूल अपना रही, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कोई कंपनी सरकार के द्वारा कोई कंपनी बनाई गई है,
ठीक है, पीएसयू कंपनीज आपने सुना होगा, ठीक, कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, ठीक है, ऐसी कई सारी जो पीएसयू सरकारी कंपनियां होती है। तो सरकार को ये लगता है कि कोई कंपनी मतलब सही से कार्य नहीं कर पाती है, एक तरह से सरकार के लिए बोझ बन रही है, बहुत ज़्यादा उसमें घाटा देखा जा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इस कंपनी की जो इक्विटी है वो सिस्टमेटिक तरीके से 2-3 तरीके होते हैं। जैसे क्या होता है, सरकार यदि मतलब कई बार होता है कि सरकार खुद मतलब इसके नियंत्रण की भूमिका निभा रही है, खुद सब कुछ संभाल रही है, तो उसमें 51% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होगी। बाकी जैसे सरकार फिर अपनी हिस्सेदारी घटा लेती है, दूसरे को सौंप देती है, ठीक है, ऐसे कई बार आपने देखे होंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो विनिवेश के कई सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो देश की इकोनॉमी के लिए हमें निवेश चाहिए, और जो हमारी घाटे में चल रही है या जो कंपनियां काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उनको मतलब नहीं उनको चलाने का, तो उनको निजी, एक तरह से हम कह सकते हैं निजीकरण भी कह सकते हैं कि उनको बेच दिया जाता है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये होता है चीज़ें। तो सरकार ने अभी जैसे 2023 का जो केंद्रीय बजट उसमें टारगेट लिया कि हम क्या करेंगे, 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश करेंगे। और ये डाटा जो आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, GS3 मेंस में खुद बताओगे कि इस रास्ते से भी ऐसा हो सकता है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी हम निवेश प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा करना ही चाहिए, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चालू वर्ष के बजट इसमें अनुमान लगाया गया, इतना अनुमान लगाया गया, लेकिन एक डाटा आपके पास हो तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है। वैसे सामान्य परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, सिंपल सी प्रोसेस है एकदम, इसी को बोलते हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे आप भी कभी कभी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आप भी अपनी कंपनी की इक्विटी या शेयर बेचते, इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचते हो, तो वो भी कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर विनिवेश इस मामले में आता है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, विनिवेश इस अंदर में क्या है, जब सरकार अपनी संपत्ति या कोई सरकार की सब्सिडी कंपनी है, सहायक जो कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी, हाँ ठीक है, जैसे केंद्रीय या राज्य सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, उनको उनके इक्विटी बेचती जाती है, जैसे या तो कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में, या क्या होता है, कभी कभी 100% इसको कर दिया जाता है। तो इनके 3 हम देख सकते हैं मुख्य तरीके होते हैं विनिवेश के। कभी कभी यदि डीप में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री के एग्जाम में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो 3 तरीके हैं, एक तो कम मात्रा में, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी उसकी इक्विटी, एक होता है कि 100% ही हम बेचते हैं कि अब निजीकरण हो गया उसका ना, तो ऐसा होता है। तो अल्पसंख्यक की बात करें, जो कम विनिवेश होता है, उसका मतलब क्या होता है, सरकार अभी भी कंपनी में बहुमत रखती है, यानी 51% से अधिक हिस्सेदारी किसकी है, सरकार की है, और इसका प्रबंधन नियंत्रण सरकार खुद सुनिश्चित करती है। और यदि ज़्यादा मात्रा में बहुसंख्यक विनिवेश, यानी 51% से ज़्यादा, अब सरकार के पास यानी क्या हो गया, 49% मान सकते हो आप, है ना, इससे कम यदि रहता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी जो नियंत्रण है, प्रबंधन की भूमिका जो भी इक्विटी इनकी लेता है, ठीक है, उनके पास चली जाती है। तो सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार सरकार रखती है, ठीक है। ऐसा रेशियो हो सकता है, कम मात्रा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्ण निजीकरण भी हो सकता है या पूर्ण विनिवेश भी हो सकता है। इसमें क्या करती है सरकार, 100% जो अपनी हिस्सेदारी किसी को बेच देती है, ठीक है, खरीदार को दे देती है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और ये कार्य कौन करता है, एक अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे अपना जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, उसके अंडर में क्या एक डिपार्टमेंट है, कह सकते हो विभाग है, कौन सा, इसको दीपम बोलते हैं, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, ठीक है। यहाँ पे आप देखना ये किस मंत्रालय में, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था किसको लेकर, डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इसको क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, दीपम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किसके मंत्रालय में, दीपम कौन से मंत्रालय में क्या काम करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा प्री एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखना आपको। तो सरकार क्या करती है, विशेषकर जो वित्तीय बोझ है उनको कम करने के लिए, और जो घाटा होता है उनको एक तरह से हम कह सकते हैं, उनको उनकी कमी को पूरा करने के लिए विनिवेश कर सकती है। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सरकार के जो उद्यम हैं वो सही नहीं चल पा रहे हैं, उनमें समस्याएं हैं या बंद होने के कगार पर है, तो सरकार अपनी एक एग्जिट पॉलिसी निकालती है समय पर, कि कम समय रहते, मतलब जैसे आपने एयर इंडिया के मामले में देखा होगा, या ऐसी बहुत सारी कंपनियां उनके मामले में देखा होगा, ठीक है। सरकार क्या करती है, परिचालन से बाहर हो जाती है, प्रबंधन दूसरे निजी सेक्टर को सौंप देती है। तो ये चीज़ें होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इनको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जैसे 2023-24 में हमने विनिवेश के कितने टारगेट रखे हैं, ठीक है, और सरकार ऐसे अपने कदम उठा रही है, और बजट में भी उन्होंने ऐसा बताया है। अब देखो 2011 की एग्जाम यूपीसी प्री में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन आ चुका है, कि भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी विनिवेश क्यों कर रही है, ठीक है, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। 2011 का कमेंट बॉक्स में लिखना, 2011 का आपका आंसर ABCD क्या है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रही, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लाइक करोगे, एक लाइक करोगे तो कितना मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ये बताना, आप क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, देखो 2 न्यूज हमने कौन सी पढ़ी, इकोनॉमी की पढ़ी, ठीक है, 2 न्यूज हमने इकोनॉमी की पढ़ी। अब कौन सा टॉपिक आ गया, साइंस एंड टेक। अभी भी आप ये कमेंट करोगे सर कि आप ये कवर नहीं करते हो, सब होगा कवर,
यदि एग्जाम में यदि वहाँ से क्वेश्चन आएगा प्री और मेंस में तो कवर वो होगा। अच्छा, वो ऊपर वाला जो टॉपिक था डिस इन्वेस्टमेंट वाला, वो मेंस में भी आ सकता है। मेंस में कई मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने हाल ही में जो अपना SSLV-D2, यानी ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा स्मॉल जो उपग्रह की लेकर हम आजकल परीक्षण करें, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी इनको कह सकते हैं हम, उनको लेकर कई सारे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको कई उपग्रह यहाँ से छोड़े हैं। तो ये क्वेश्चन ना केवल प्री में बल्कि मेंस में भी काम आएगा। मेंस के अंदर भी साइंस और टेक है, वहाँ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आते हैं। भारत के तो विशेष कराते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेकर इनोवेशन को लेकर क्वेश्चन स्पेस के पहले भी पूछे हैं, जो आगे लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये है उपग्रह इसमें सफलता प्राप्त की है, इसके बारे में जानकारी। इसमें 3 उपग्रह एक साथ छोड़े गए थे। ठीक है, एक तो कौन सा है, इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-07, एक है अमेरिका की जो कंपनी है, क्या नाम है इनका, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसका है जीनस पेस्ट, और एक है चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का है आज़ादी सेट 2। तो 3 उपग्रह साथ में छोड़े गए हैं। ठीक है, कहाँ से छोड़े गए हैं, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन के अंदर से छोड़े गए हैं। आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है, वो डिटेल हम देखें तो इसकी क्या डिटेल हो सकती है। अब देखो इनकी माइनर डिटेल है, कभी कभी क्वेश्चन यदि बनेगा ना तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे EOS-07 है, इसकी क्या क्या है मतलब, तो इसको आप एक बार पढ़ना, क्योंकि समझाने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें दे रखी कि हाँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, विशेषताएं क्या है उनको एक बार देख लेना। इसी प्रकार इनका भी जाना कि जो कई बार ऐसे मिलान में आ जाएगा कि ये कहाँ का किस देश का हमने छोड़ा है। ठीक है, उनके बारे में लेकर आ जाएगा, इसके बारे में जरूर आ सकता है। जो आज़ादी सेट 2 है ना, स्पेस किड्स इंडिया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या आप क्या करोगे, जैसे आप मेंस के एग्जाम लिख रहे हो या निबंध का पेपर लिख रहे हो। ठीक है, निबंध के पेपर में आपको ऐसा कोई इंडिया के बारे में ऐसा हो, तो वहाँ पर आप बताना कि अभी देखो हम जो स्पेस में कितना आगे बढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देके बताना कि अभी हाल ही में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि क्योंकि इसको जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें योगदान जो था लगभग भारत की 750 जो छात्र हैं उनका काफ़ी संयुक्त प्रयास था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे खुद बताओगे निबंध के पेपर में। ठीक है, और GS3 में डायरेक्ट आपके ये काम आ सकता है। स्पेस को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एग्जाम्पल देकर बताओगे कि हाल ही में हमने इस उपग्रह में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, इस यान में सफलता प्राप्त की है, आप ऐसे बताओगे। और जो SSLV जो छोटा वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने ये देखा कि अभी हम एक तरह से स्पेस के मामले में काफ़ी आगे जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ से मतलब उपग्रह को क्या करते हैं, विमोचन कराते हैं या उपग्रह सैटेलाइट छुड़वाते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही मतलब लागत कम आती है। इसलिए ये भारत का एक अच्छा इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा GDP में इसका योगदान होने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के एग्जाम बन सकते हैं। तो आपके पास 4-5 कीवर्ड होना चाहिए। ये टॉपिक एक बार मैंने पहले भी काफ़ी हद तक कवर करवाया था, काफ़ी मेंस को लेकर इसमें। ठीक है, और इसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे इसमें जो स्मॉल जो हमारा व्हीकल है उसमें ये कि 3 श्रेणी में, मतलब 3 चरण में क्या है, इसका ठोस इसमें ईंधन का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, कितना ये मतलब वजन ले जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें प्री में 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है, किसको लेकर, स्पेस को लेकर आ चुका है, 2018 की एग्जाम की बात करें। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखना, इस टाइप के PSLV GSLV इनको लेकर आ चुका है। तभी तो मैं बोल रहा था ना कि आपको इनका टेक्निकल चीज़ पढ़नी चाहिए कि कितने ये चरण का है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है अंतरिक्ष को लेकर, देखो। ठीक है, और ये देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसका है, ये इन्वायरमेंट का है। आज देखो कितना मजा है, हमने साइंस टेक भी पढ़ा, इन्वायरमेंट भी पढ़ा, इकोनॉमी भी पढ़ा, जहाँ से प्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखो सुंदरवन में क्या है, अभी हाल ही में यहाँ पे कुछ पक्षी उत्सव बनाए गए हैं, उसमें कई पक्षियों की अच्छी प्रजातियों को यहाँ पे और देखा गया है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतना कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन पक्षी पूछता है, फालतू में टाइम खराब करें। आपको ऐसा लगता होगा, आजकल नहीं लगता होगा, जब से हमने ये 10 ईयर वाली लॉन्च किया ना तब नहीं लगता होगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आए हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसका लिया है, ये वुड पिकर है ना, एक इसका नाम है, ये इस पक्षी का नाम है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बार हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार कैसा क्वेश्चन आया था। अभी हाल ही के दिनों में एक क्वेश्चन आया था UPSC प्री में, 2020 की बात है, ज़्यादा पुराना नहीं है। देखो UPSC प्री 2020 में क्वेश्चन क्या है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ कॉपर स्मिथ बारबेट, ठीक है, ये नाम है, ये क्या है, ये पक्षी हैं, प्राइमेट है, सरीसृप है या उभयचर है, यानी बर्ड है। ठीक है, ये क्या है, रेप्टाइल है, बर्ड है या, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, पक्षी होगा। यदि इनमें से कोई भी एक आपको पता होता, कोई भी एक मतलब इनमें से पक्षी का पता होता, तो आपका ये आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और ये देखो ये मैंने अपने 10 ईयर, देखो कितनी अच्छी बात है, अपने जो 10 ईयर के पेपर है उसमें मैंने ऐसे ही किया है, पिक्चर के साथ में, मैप के साथ में, डायग्राम,
बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया। तो कॉपर स्मिथ पारपेट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आज ये द हिंदू में जो फोटो आई है ये किसकी आई है, अभी देख लेते हैं ऊपर जाकर, ठीक है। ये देखो, ये उसी तरह वुड फिकर, इसको आप भी देखते हो अपने आसपास में, हम भी ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, एक बढ़ई का काम करता है, जैसे मतलब जो खाती होता है, ठीक है, लकड़ी के साथ जो कारीगरी करता है, वैसे ये पक्षी भी होते हैं जो पेड़ का तना होता है उसमें अपना इसको घोंसला या अपना घर बनाते हैं, ठीक है। बचपन में आप खेले होंगे पक्का, मैं तो खूब खेला हूँ उनमें, ठीक है। जो इनके घोंसले होते हैं वहाँ पे जब कई प्रकार के और भी जीव जंतु उनमें रहते हैं बाद में, ठीक है। तो ये बात है कि ऐसे क्वेश्चन वास्तव में डायरेक्ट आते हैं, तो अपनी नज़र गड़ाए रखो। तो ये न्यूज़पेपर में आज द हिंदू में था, पक्षियों के बारे में था। एक बार जो मछली थी हमने पढ़ा था, एक कौन सी महासीर मछली गोल्ड, उसका 2 बार वो क्वेश्चन आ चुका था, और ये केवल न्यूज़पेपर में था, कोई मैगजीन इनको कवर नहीं करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने द हिंदू के जो हम पढ़ रहे हैं ना इनका। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सुंदरवन, पहला क्या हुआ है, पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव यहाँ पे मनाया गया है, किसमें, पश्चिम बंगाल में। आप जानते हो सुंदरवन कहाँ पे है, ठीक है। वैसे सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में है, लेकिन जो अपने वाला हिस्सा है उसमें ये बनाया गया था। और वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ में सुंदरवन टाइगर भी इसी रिजर्व में है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी है, वेटलैंड भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लोकेशन हमारे काम की है, तो इसके बारे में सारे डिटेल हमें पता होनी चाहिए, जो आगे है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पक्षी थे, जैसे संकटकर प्रजाति में यहाँ पे एक यूरेशियन करलू ऐसा कोई नाम आया था, ठीक है। किंग फिशर है यहाँ पे, इन प्रजातियों को रखा गया था, ठीक है। और ठीक आगे देखते हैं कुछ और पक्षियों के नाम, ठीक है। तो ये यूरेशियन, ये नाम याद रखना, करल्यू, करल्यू, ठीक है। ये आ सकता है काम में। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक समस्या बताई गई थी कि क्या खतरा है इनको। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जैव विविधता क्वेश्चन आते हैं मेंस में काम के, तो मेंस के कीवर्ड होने चाहिए। तो एक तो आवास विखंडन की समस्या तो जीवों के सामने हर जगह देखी जाती है, विशेषकर यहाँ पे जो नदी द्वीप है ना, वहाँ पे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य, वृक्षारोपण या कोई अन्य गतिविधियाँ हो रही है, उसके कारण भी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखो यहाँ पे नाम दिए गए चार, चार मतलब नदी द्वीप। तो कभी कभी अपनी इतनी किस्मत खराब है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बोलेगी चार क्या होता है। तो कभी कोई चीज़ होती है ना बड़ी काम आ सकती है, जैसे नदी होती है, नदी में जगह जगह अवसाद जमते रहते हैं ना, तो ये चार इनको बोला गया, नदी, नदी के बीच में द्वीप है ना, थोड़ा सा। तो के वृक्षारोपण गतिविधि शामिल है जो पक्षियों को परेशान करती है। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारी गतिविधियाँ या शिकार है, ठीक है, उनके कारण ऐसा नुकसान होता है। और सुंदरवन को हम कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया फ्लाईवे का भी काम करता है। मतलब फ्लाईवे का मतलब क्या होता है, जो प्रवासी पक्षी जहाँ पे आते हैं वहाँ से उड़ान भरते हैं फिर, ठीक है, उनको कहते हैं फ्लाईवे। और तो अपने काम का ज़्यादा क्या है, इनके बारे में काम कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी पूरी डिटेल अपने पास होनी चाहिए, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे है। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो बायोस्फीयर मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क है उसमें भी शामिल किया गया है। वेटलैंड भी ये है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व का भी इसको दर्जा दिया गया है। तो बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मैपिंग, ठीक है, मैपिंग आप जरूर देख लेना कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में अपनी जो वेबसाइट है वो जरूर विजिट करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी जो 10 ईयर की बुक आई है उसके बारे में भी अपना रिव्यू देना, ठीक है, और सपोर्ट करना। धन्यवाद।